नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। दोस्तों, नारकोटिक्स नमस का कार्यक्रम देखिए क्या कह रहा है कि प्रेम की मेहनत का फल उसकी कटाई में मौजूद है और ये कटाई का समय हमेशा सही मौसम में आता है। इसका मतलब ये होता है कि जो नशा बंद करना चाहते हैं, ठीक है? तो उनका नशा बंद करने का एक वक़्त आएगा। आप जो चाहता है उसी का नशा बंद होता है। जो नहीं चाहता है उसका नशा बंद नहीं होता है। मैं चाहता था कि मेरा नशा बंद हो जाए, है ना? और मैं ये भी मान चुका था कि मेरा नशा बंद नहीं होगा। मुझे तो मर जाना है, तो पिए जा। लेकिन मेरा नशा बंद हुआ, मेरा नशा बंद हुआ। कैसे बंद हुआ, ये मैं जानता हूँ। इसको बंद करने के लिए मैंने क्या-क्या नहीं किया, है ना? क्या-क्या भाग-दौड़, क्या-क्या दर्द, दुःख, तकलीफ, नशा मुक्ति केंद्र नहीं काटे, ये मैं ही जानता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ़ आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो ये सोच रखा है जिसने कि मैं नशा छोड़ूँगा, 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 छोड़ूँगा। नंबर 1 सबसे पहले उसी का ही नशा बंद होगा। जो सोचता ही नहीं है कि मैं छोड़ूँगा, उसका तो कभी छूटेगा नहीं। जिस तरह मैं सोचता था, मैं दुआएँ करता था, प्रार्थनाएँ करता था नशे को बंद हो जाने की, तो वो मेरी प्रार्थनाएँ रद्द नहीं गईं, ठीक है? तो एक सबब बनता है कि जब हम दिल में कुछ सोचते हैं, ठानते हैं, है ना? या दुआ करते हैं, तो एक है ना, एक सबब बनता है कि मान लो अगर हमें नशा बंद करना है, तो नशा बंद करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि हम दुआ करे जाएँ और ठाने जाएँ, उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या है, एक ज़रिया बनता है। ज़रिया ये बना कि किसी ने मेरे माँ-बाप को नशा मुक्ति केंद्र की राय दी, मेरे माँ-बाप ने मुझे नशा मुक्ति भेजा। अब अपना दिमाग चलाने की वजह से, ठीक है? और वो विथड्रॉल जीवन में ना आने की वजह से जो किसी बहुत तगड़े वाले नशेबाज के जीवन में विथड्रॉल आते हैं, दर्द, वो मेरे जीवन में ना आने की वजह से, या यूँ कह लो कि बीमारी को ना समझने की वजह से, अपनी बीमारी के बढ़ने का दिखाई ना देने की वजह से, टोटल मार के अपनी चलाने की वजह से कि आई एम परफेक्ट, छूट गया है तो मैं इसको छोड़े रखूँगा। छूट गया है तो छोड़े रखूँगा, जिस तरह अंदर नहीं पिया उस तरह बाहर भी नहीं पीऊँगा। तो अपना दिमाग चलाने की वजह से बाहर आकर, है ना? या चतुर चालाक मायावी होने की वजह से बीमारी के बाहर आकर फिर से नशा कर लेना। अब फिर से नशा कर लेना और फिर से वही जानलेवा चक्कर शुरू हो जाना, ठीक है? यानी सेहतमंद होके आया, किसी भी हॉस्पिटल डिटॉक्स या रिहैबिलिटेशन से जब एक नशेबाज आता है, तो सेहतमंद हो जाता है वो, क्योंकि वहाँ पे उसको नशा नहीं मिलता, बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है, खाता-पीता है, शरीर को लगता है, सद्बुद्धि आ जाती है, दिमाग, है ना? तो साफ-सुथरा हो जाता है, तो सेहत तो बनी जाती है थोड़ी बहुत, अच्छा तो महसूस करने लग ही जाता है, लेकिन बाहर आकर, है ना, ये सोचना कि आई एम परफेक्ट, ना मीटिंग जाऊँ, ना दुआ प्रार्थना करूँ, ना अपने आप को व्यस्त रखूँ, ना कोई काम-धंधा करूँ, ना ईश्वर से अर्चना करूँ और मैं इसे छोड़ दूँगा, वो परफेक्शन जो नशा मुक्ति केंद्र में ठानी थी, ठीक है? बाहर आकर नशे को करा, तो पता चला कि मतलब पहले दिमाग ये चलाया कि ड्रग ऑफ चॉइस नहीं करूँगा, क्योंकि दिमाग ये कह रहा था कि प्रॉब्लम दिमाग ड्रग ऑफ चॉइस से है, ठीक है? वो नहीं करी। दूसरा नशा किया, जैसे कि चरस, गांजा, गोली, कैप्सूल, वो किए, क्योंकि उससे समस्या नहीं थी। उन नशों को तो सामान्य यानी ड्रग, नशा, स्मैक छोड़ने के लिए इस्तेमाल किया करता था। जब कभी स्मैक छोड़ता था, तो चरस, गांजा, गोली, कैप्सूल का इस्तेमाल करता था, ताकि स्मैक ना पीऊँ। एक खुड़क मिटती रहे सिगरेटों से। तो ऐसा दिमाग था कि अगर स्मैक नहीं पी रहे हैं, दूसरा नशा कर रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है ना? तो बाहर आकर वही करा कि बुराई तो ड्रग ऑफ चॉइस में है। छोटे नशीले पदार्थों में कोई बुराई नहीं है, सस्ते भी मिलते हैं, आसानी से भी मिल जाते हैं, उनके लिए ज़्यादा भाग-दौड़ भी नहीं करनी पड़ेगी और जेब तलाशी, चोरी चकारी, उठाई-गिरी, है ना, स्नैचिंग वगैरह ये सब भी कुछ नहीं करनी पड़ेगी। नज़दीक भी मिल जाता है, सोशल एक्सेप्टेंस भी है और राह में खड़े होके भी पी सकते हैं, कहीं भी खड़े होके पी सकते हैं, घर की छत पे पी सकते हैं, है ना? गली में खड़े होके पी सकते हैं और घर वालों ने भी इसको अवेलेबल करा दिया था यूजिंग में, क्योंकि वो अवेलेबल इन छोटे नशों को इसलिए करा देते थे, जैसे चरस, गांजा को, कि उन्हें मालूम था कि जब ये पीता है तो इससे इसको कोई तकलीफ नहीं होती है, ना ये कमज़ोर होता है, बल्कि ठीक रहता है, बस आँखें-वाँखें लाल हो जाती है, मुँह से धुएँ की आती है गांजे की, और लेकिन ये नहाता-धोता, खाता-पीता और कोई दर्द नहीं आते और कमज़ोर नहीं होता और ये नशा सस्ता भी आता है और इसको करने के लिए इसे बाहर नहीं जाना पड़ता। सुबह का गया शाम को नहीं आना पड़ता या नशे में धुत नहीं आना पड़ता, नालियों में सना हुआ नहीं आना पड़ता, है ना? पुलिस, जेल, पकड़े गए, मार-पिटाई का डर, कहीं बेहोश हो जाना, झड़ती हो जाना, तो उनको
इन चीज़ों का डर नहीं होता माँ बापों को। वो कहते हैं कि भाई चलो भाई, हाँ इसे पी लिया कर, ये ठीक है, मगर वो मत पिया कर। तो वो नशेड़ी सोचता है कि यार मेरे माँ बाप भी इस चीज़ को ठीक समझते हैं, ठीक है। तो क्या है, वो अपना दिमाग चलाता है, सब अपना दिमाग चलाते हैं, सब नशेबाज। कि भाई ड्रग ऑफ चॉइस से समस्या है तो मैं दूसरा नशा कर लेता हूँ। दूसरा नशा करने से पहले उसको ये मालूम नहीं होता है, उसको ये शब्दों में तो मालूम होता है, कहीं जेएफटी में इनपुट में क्लास में सुना होगा उसने कि पहला नशा ही फिर से वही जानलेवा चक्कर शुरू कर देगा, पहले नशे से दूर रहना है, फर्स्ट वन डज द डैमेज, है ना। नशीले पदार्थों को अगर आप किसी भी रूप में इस्तेमाल करते हो तो वापस आप ड्रग ऑफ चॉइस पर आ जाओगे। उसने ये सुना तो होता है, लेकिन ये चीज़ उसके सिर्फ शब्दों में होती है कि है वापस वहीं आ जाएंगे। तो जब वो खुद करता है, छोटे चरस को पिया, गांजे को पिया, और धीरे धीरे 5-6 दिन में ही उसने पाया कि वो अपनी सच में ड्रग ऑफ चॉइस पर आ गया। अब जब उसने खुद से ये अनुभव कर लिया कि वो खुद से ड्रग ऑफ चॉइस पे आ गया है, तो फिर वो मानना शुरू करता है कि हाँ भाई ड्रग ऑफ चॉइस पे आ जाते हैं। लेकिन फिर जब अगली बार उसको भेजा जाता है नशा मुक्ति के अंदर, तो एक बार वो फिर ये ठानता है कि पिछली बार चरस गांजा पीते पीते मैं स्मैक पर आ गया था, ठीक है, इस बार चरस गांजा ही पीऊंगा, स्मैक नहीं पीऊंगा। देखो, ये हरकत उसकी, ये दिमाग, ये बीमारी उसको छोड़ने नहीं देती। तो घर वाले दूसरा रिहैब में भेज देते हैं उसको। दूसरे रिहैब में भी वो यही ठानता है कि पहले चरस पीते पीते स्मैक पीने लग गया था, कोई मिल गया था उसके साथ जाके पी ली थी, सो मेरी बर्बादी शुरू हो गई, अब मैं स्मैक नहीं पीऊंगा। वो जाता है दोबारा इलाज अपना जाके खराब करता है, फिर से उससे बीमारी खींचती है और फिर से वो चरस गांजा पीना शुरू करता है, और वो पाता है कि वो फिर से ड्रग ऑफ चॉइस पर आ गया। तो जब वो 2-3 बार इस चीज को कर लेता है, तब उसके समझ में आती है कि भाई अगर मैं किसी भी सूरत में नशा करूंगा, एक के बदले दूसरे नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करूंगा, तो मुझे अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पर आना पड़ेगा, ठीक है। और जब मैं अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पर आ जाऊंगा तो मेरी ड्रग ऑफ चॉइस मुझे दुगनी तेजी से मार देगी, मेरी वही हालत कर देगी जो मेरी हुआ करती थी, जिसके चलते मैं मदद की गुहार लगाता था, परवरदिगार अल्लाह भगवान जीसस गॉड भोले शंकर, मेरा नशा छूट जाए, मुझे बचा लो, मेरे बहुत दर्द हो रहा है, ये सब प्रार्थना किया करता था। वही दर्द उसके वापस आ जाते हैं। तो जब वो खुद करके देख लेता है और फिर किसी तीसरे चौथे रिहैब में जाता है, तब जाकर वो ये मानना शुरू करता है कि दिस इज एडिक्शन, ये एक बीमारी है, शारीरिक है, मानसिक है, आध्यात्मिक है, लाइलाज है। एक बार नशा शुरू करूंगा तो मैं चाहे कुछ भी सोच कर नशा शुरू करूं, चाहे मैं, मेरी ड्रग ऑफ चॉइस अगर स्मैक है तो मैं अगर एल्प्रेक्स, डैपरन, निट्रोसन, मेट्रावाइट, विलियम, इनकी छोटी से छोटी गोली या आधा हिस्सा भी या चौथाई हिस्सा भी, एक गोली के 4 हिस्से करके भी एक हिस्सा खाऊंगा, तो मुझे अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पर यानी वापस स्मैक पर आना पड़ेगा। ये इस बीमारी का उसूल है, ये एडिक्शन की यानी नशीले नशे की बीमारी का उसूल है कि जब आपने पूरी तरह से नशा बंद कर दिया है, तो अब आप अपना दिमाग अगर चला करके एक 0.5 की एल्प्रेक्स भी खाते हो, तो वो एल्प्रेक्स आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको वापस उस ही प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर देगी जहां से आपने मदद की गुहार लगाई। पहला नशा ही फिर से वही जानलेवा चक्कर शुरू कर देता है, यानी कि आप ड्रग ऑफ चॉइस पर बाद में आओगे अगर आप कोई भी उसके पहले नशा करते हो, चरस, गोली, कैप्सूल, कुछ भी सोचकर, तो एक दिन आपको आपकी ड्रग ऑफ चॉइस पर आना पड़ेगा। और जब आप अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पर आ जाओगे, अच्छा ड्रग ऑफ चॉइस पर क्यों आना पड़ेगा, क्योंकि वो जो आप नशा इस्तेमाल कर रहे हो, छोटी सी गोली, छोटा सा दम या चरस, हल्का सा पफ, तो वो आपको रास नहीं आता। वो आपके शरीर में कुछ ऐसी हरकत करता है जैसे पेट का सुखा देना, टट्टी बंद कर देना, आंखों का लाल कर देना, कभी भूख लगाना तो कभी बिल्कुल भूख ना लगाना, कभी प्यास लगाना तो कभी प्यास ना लगाना, घुग्गू बनाना, लोगों से डर लगना, ठीक है। और अगर आप गोली खाते हो, कोई एल्प्रेक्स, नेट्रावाइट, 10 वगैरह की आधी तोड़कर, तो वो आपकी हालत पतली रखेगी, यानी आपके मतलब जान नहीं रहेगी, एनर्जी नहीं होगी आपके शरीर में, आप ये महसूस करोगे कि आपके शरीर में एनर्जी नहीं है, ठीक है। मान लो आपको बाल्टी उठानी है, बाल्टी उठाकर उधर रखनी है, तो आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आलस इतना घुसा हुआ, आपकी बॉडी पतली इतनी हो गई है
लीजिए कि वो बाल्टी उठाना और अंदर बाथरूम में रखना आपको एक बहुत बड़ा कार्य लगने लगेगा, ठीक है? आलस आ जाएगा, बॉडी ऐसी सुस्त हो जाएगी और हड्डियों में जान खत्म होने लगेगी। बैठकर जब खड़े होना चाहेगा नशेबाज तो अपने सद पर खड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो गोलियों से ये नुकसान होगा और ये नुकसान के चलते उसका दिमाग खराब हो जाएगा। अरे देखी जाएगी, ठीक है? और ये देखी जाएगी और ये दिमाग खराब हो जाना और ये जीवन का अस्त व्यस्त चलना, यानी कहते हैं ना कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। हमने कबूल किया कि हम अपने एडिक्शन पर शकीन थे, कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। तो अस्त व्यस्त, चाहे वो ड्रग ऑफ चॉइस करता है इस्तेमाल, तो भी उसका जीवन अस्त व्यस्त है। अगर वो उसके बदले कोई दूसरा नशीला पदार्थ इस्तेमाल कर रहा है तो भी उसका जीवन अस्त व्यस्त है। या वो किसी दूसरे एडिक्शन को अंजाम दे रहा है ना, जैसे सट्टा, जुआ, जुआरी है, शटारी है, आवारा है ना, नंबर लगाने बाज है, लड़की बाज है, लोंडेबाज है, तो वो पाएगा कि उसका जीवन अस्त व्यस्त है। क्योंकि कार्यक्रम साफ साफ ये कह रहा है कि नशे से हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, नहीं, वो कह रहा है कि एडिक्शन से हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। अब वो एडिक्शन कोई सा भी हो, तो ये छोटे छोटे नशे करना शुरू कर देता है एक नशेबाज रिहैब से आने के बाद में, ये सोचकर कि वो अपनी ड्रग ऑफ चॉइस नहीं कर रहा, क्योंकि उसका दिमाग उसको कहता है कि ड्रग ऑफ चॉइस से प्रॉब्लम थी। वो पाता है कि वो वापस फिर से बैक टू पवेलियन अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पर आ गया, और ड्रग ऑफ चॉइस पर आकर फिर से वही उसका जानलेवा चक्कर शुरू हो गया। जानलेवा चक्कर शुरू हो गया, वही मौत के नज़दीक आ गया, कब्र के नज़दीक आ गया, है ना, अर्थी के नज़दीक आ गया, दर्द होने लगे, तड़पने लगा, फिर वो मदद की गुहार लगाने लगा, फिर से घर वालों ने उस पर तरस खाया। क्योंकि एक समय तो ये भी आता है कि घर वाले ये छोड़ देते हैं कि मरने दे इसको, हम नहीं कराएंगे इसका इलाज, मरता है जीता है ऐसी तैसी में जाए, मरे तो अच्छा है, जिए तो अच्छा है, हमें कोई मतलब नहीं। वो मान लेते हैं कि इसने तो मरना है, ये तो कमीना है, कंजर है, सबसे बड़ा अभिशाप माँ बाप के या भाई बहन के या परिवार वालों के लिए, अड़ोसी पड़ोसी के लिए नशेबाज बन जाता है। तो कई परिवार उसको छोड़ देते हैं कि मरे जिए पी, ढील दे देते हैं कि पीना है पी, जीना है जी, बचना है बच, जो कर। लेकिन माँ बाप वो हस्ती होती है कि अगर आप कितनी भी बार आपने गलती करी है, कितनी भी बार आपने नशा मुक्ति केंद्र काटा है, और कितनी भी बार आपने अपना दिमाग चलाकर इलाज को खराब किया है, और अगर आप फिर से उनके हाथ पैर जोड़कर या बिल्कुल श्रद्धा भाव से खड़े होकर उनके सामने सर झुकाकर, नजरें झुकाकर, अगर फिर से एक बार कहते हो कि मुझसे गलतियां हो गई, मुझे माफ कर दो और मुझे एक बार और मौका दे दो, तो माँ बाप वो अजीम हस्ती है कि आपको वो फिर से मौका देगा। बाप माँ कोई भी फिर से मौका देंगे, और फिर से आपको एक मौका जो ये मिलेगा, बस इस मौके को आपको गंवाना नहीं है ना। इस वाले रेहब को काटकर जो आपको मौका मिला है, आपको सिर्फ बाहर आकर नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग करनी है, ठीक है? जो दिमाग आप पहले चलाया करते थे इलाजों से बाहर आकर, एक के बदले दूसरा नशीला पदार्थ इस्तेमाल कर लेते थे, और वो नशीला पदार्थ आपको आपकी ड्रग ऑफ चॉइस पे ले आता था, और ड्रग ऑफ चॉइस पे आने के बाद आपको फिर से दर्द आने शुरू हो जाते थे, आपकी हालत फिर से खराब हो जाती थी। तो ये जो दिमाग आप पहले इलाजों में चलाते थे, तो आप ये ना सोचें कि ये दिमाग आप इस इलाज से बाहर आने के बाद अगर मीटिंग नहीं करोगे तो आपका बीमारी आपको ये दिमाग चलाने नहीं देगी, नहीं देगी, आपका ये दिमाग फिर भी चलेगा। अगर आप मीटिंग नहीं करोगे तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आपका दिमाग फिर से आपसे कहने लगेगा, आपके जीवन के हालात, तकलीफें, परेशानियां फिर से आपसे ये कहेंगी कि कर ले, स्मैक मत पी, थोड़ा सा गांजा पी लिया कर, सरूर के लिए, मजे के लिए, नींद नहीं आ रही है गोली खा लिया कर, आदत में शुमार मत करियो, एडिक्शन में शुमार मत करियो, है ना, बस आधी या एक रोज की खाता रहियो सोने के लिए। लेकिन वो ये सोचकर खाएगा तो उसको वो तकलीफ देगी, हालत पतली कर देगी, उसको कुछ समझ नहीं आएगा, तो वो वापस अपने नशे में चला जाएगा। तो ये जो दिमाग है उसका हर इलाज के बाद यही कहेगा, हालात यही कहेंगे, किसी न किसी रूप में बीमारी आएगी और कहेगी नशा कर ले, पहले छोटा कर फिर बड़ा कर। तो ये दिमाग उसका हर इलाज के बाद चलेगा और चलता रहेगा। एडिक्शन एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है। ये एक मानसिक बीमारी है। मानसिक तो आपका आपके साथ ही है, ये तो कभी, है ना, बंद नहीं होता चलना, तो ये चलेगा। किसी भी मजबूरी परेशानी के चलते आपको फिर से ये ख्याल आएगा कि
इस जीवन से, तो वो जीवन अच्छा था जो मैं नशा कर रहा था, क्योंकि नशेबाज अपने बुरे दिनों को भूल जाता है और अच्छे दिन उसको याद रहते हैं। तो जब जब वो अपने बुरे दिनों को भूला है और सिर्फ अच्छे दिनों पर गौर करा है उसने, तो भी उसके वापस नशा करने का सबब वो बन जाता है। तो नारकोटिक्स अनोनिमस में अगर वो जाएगा तो वो अपने बुरे दिनों को नहीं भूलेगा। वो ये नहीं भूलेगा कि मैं एक नशेबाज हूँ। वो ये नहीं भूलेगा कि मैं नशे ने मेरा जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया था। वो ये नहीं भूलेगा कि मैंने कैसे-कैसे दर्द लिए हैं। वो ये नहीं भूलेगा कि मैंने कैसे-कैसे ठीक हुआ हूँ। वो ये नहीं भूलेगा कि मैंने कैसे-कैसे संघर्ष किया है। मैं कैसे-कैसे तड़पा हूँ, कैसे-कैसे दुआएँ, मन्नतें, क्या कैसे-कैसे नशा मुक्ति केंद्रों में मैंने धक्के खाए हैं और कैसे-कैसे मैं यहाँ तक आ रहा हूँ, कैसे मेरे हालात हैं। उसको ये नारकोटिक्स अनोनिमस रियलाइज़ कराती रहती है, जब वो दूसरे एडिक्टों की शेयरिंग सुनता है। ठीक है? तो दूसरे एडिक्टों की शेयरिंग सुनने से उसको पहचान, आशा और आज के दिन नशा ना करने की एक हिम्मत मिलती है। तो जो दुआएँ नशेबाज माँगता है, उसका पूरा होने का एक ज़रिया बनता है कि आप किसी रिहैब में भेजे जाते हो, रिहैब से आके आप अपना दिमाग चलाते हो, दूसरा नशा करते हो, है ना? फिर वापस वो आपको मार देता है नशा, आपको ड्रग ऑफ चॉइस पर ले आता है, आपको फिर भेजा जाता है, क्योंकि घरवाले एक बार जब नशा मुक्ति केंद्र देख लेते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि भई इसकी ज़िंदगी को बचाए रखने का एक ये आसान तरीका है कि 5-6 हज़ार रुपए तो ये यहाँ भी खर्च कर देता है, बल्कि वहाँ जाता है तो एक अच्छी जगह रहता है, हमें पता होता है कि ठीक है, और खाता-पीता है। तो एक उम्मीद भी होती है उनको कि वो अब नशे को शायद इस बार आके छोड़ दे। ठीक है? तो माँ-बाप फिर उसको वहीं भेजते हैं इस शर्त पर कि छोड़ेगा तो ठीक है, नहीं छोड़ेगा तो ठीक है, कम से कम ज़िंदा तो रहेगा, यहाँ तो मर जाएगा। वो फिर बाहर आएगा, है ना? बाहर आके वो फिर से अनुभव करेगा जो अभी मैंने बताया, और फिर से उसको भेजा जाएगा। तो एक दिन उसके समझ में आएगी, और वो जब तक मीटिंग नहीं करेगा, जब तक मीटिंगों का सहारा नहीं लेगा, शेयरिंग नहीं करेगा, स्पॉन्सर नहीं बनाएगा, चाहे वो मीटिंग ऑनलाइन करे या ऑफलाइन करे, या फ़ोन पर बातचीत करके करे मीटिंग, या किताबों को पढ़े, नारकोटिक्स अनोनिमस की बेसिक टेक्स्ट, सेफ्टी लिटरेचर, प्रार्थना करे, स्पॉन्सर से बात करे, है ना? कैसे भी करे, शर्त ये है कि करे। चाहे वो चिट्ठी लिखकर करे, उसके पास मोबाइल नहीं है, चिट्ठी भेजे अपने किसी दूसरे रिकवरिंग एडिक्ट को, और वहाँ से वो उसको रिप्लाई में उसका फीडबैक भेजे, उसकी परेशानी का। ठीक है? मोबाइल में करे, टीवी में करे, कैसे भी करे, वो मीटिंग करे। कई लोगों की मजबूरी होती है ना? तो वो धीरे-धीरे पाएगा कि वो नशे से दूर हो गया है। तो ये ज़रिया बनता है, जो हमने घुटनों पर आकर रातों को लेटे-लेटे, दिल-दिल में, चलते-फिरते दर्दों में जो दुआएँ करी हैं, हमें बचा ले, हमारा नशा छुड़वा दे, तो वो दुआएँ कबूल हुई हैं। कबूल होने, वो कोई ऐसे कबूल नहीं होंगी कि आप रात दुआ माँग के सोए कि मेरा नशा छूट जाए और सुबह उठे आपका नशा छूट गया। आपने देखा अभी मेरा नशा छूट गया, मैं पतला-दुबला था, अब सेहतमंद हो गया हूँ। ठीक है? और आप हमेशा के लिए नशा छोड़े रखो और उसी ज़िंदगी को जीते रहो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये तो ये तो एक चमत्कार हो जाएगा, ये तो एक मौजज़ा हो जाएगा, है ना? तो आप तो लोग तो आपकी पूजा करने लगेंगे कि ये तो यार करिश्मा हो गया इसके साथ, इस पे तो भगवान का वास है, ये है, वो है, तो होता नहीं है? तो उसकी वो पूजा करने लग जाते हैं लोग, तो नहीं, एक ज़रिया बनता है कि आपके माँ-बाप को रिहैब का मैसेज मिलेगा, आपको रिहैब भेजा जाएगा या डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर भेजा जाएगा, है ना? आप वहाँ से आओगे, वहाँ से आके आप इलाज को ख़राब करोगे दिमाग चलाकर, फिर दूसरे इलाज में जाओगे, फिर तीसरे इलाज में जाओगे, फिर जाके आपकी समझ में आएगी, खुद से सीखोगे अनुभव करके, और फिर से मीटिंग करोगे। मीटिंगों में भी आपको ऐसे विचार आएँगे कि यार रोज़-रोज़, रोज़-रोज़, रोज़-रोज़ मीटिंग, वही सुबह उठना, वही नहाना-धोना, खाना-पीना और वही मीटिंग चले जाना। वहाँ पे कोई मिलता तो है नहीं, वहाँ पे कोई जुलता तो है नहीं, वहाँ पे तो वो ऐसे काटने की सोचता है, वैसे काटने की सोचता है, तो क्या है आप, और वहाँ पे तो वही होता है, मैं ये करता था, मैं वो करता था, मैंने ऐसे छोड़ा, मैंने वैसे छोड़ा, है ना? सब अपने-अपने राग मंत्र बता रहे होते हैं, तो वो उसकी बीमारी उसको मीटिंग जाते-जाते भी बोरियत महसूस कराने के पीछे आएगी कि क्या मीटिंग, 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 क्या रोज़ जाना, इससे बढ़िया तो साला घर बैठना, क्या ज़रूरत है? इस कौन से एक दिन नहीं जाऊँगा, तो कौन से मैं नशा कर लूँगा। तो इस तरह के विचार आते हैं कि वहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ बस ऐसी बकचोदियाँ होती हैं। वो सुनने के लिए इतनी दूर जाता हूँ खर्चा कर और रोज़ समय निकालता हूँ। जीवन में ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है जीवन, कलरफुल नहीं रहा यार, क्या करूँ? शादी हो जाती तो अपनी बीवी-बच्चों में मगन हो जाता, है ना? या फिर काम हो जाता, धंधा हो जाता, बाप कोई कारोबार करा दे, दुकान करा दे, तो साला अपनी दुकान पे बैठा रहूँ अपने आराम से, काम करूँ, कारीगर लगे रहूँ, अपने मैं गल्ले पे बैठा रहूँ, है ना? सुबह से शाम तक काम करूँगा और अपने शाम को कभी-कभी मीटिंग कर ली या नहीं करी, तो अपने टाइम पास होता रहेगा। तो ये ये उसकी बीमारी कहती है कि काम हो जाता, धंधा हो जाता, शादी हो जाती, है ना? जिससे मैं व्यस्त रहूँ और 4 पैसे भी आ जाएँ। मतलब 90 दिन से पहले-पहले उसकी बीमारी ऐसा सोचने पर मजबूर करने लग जाती है उसको। नहीं, आपको 90 दिन मीटिंग करनी है, काम-धंधे के बारे में 90 दिन के बाद सोचना है। धन्यवाद।